क्या किसी देश के, भारत के बारे में नहीं बल्कि क्या किसी देश के पार्लियामेंट में, किसी देश के संसद में ये पावर निहित है कि वो अपने भूभाग के किसी हिस्से को किसी विदेशी राज्य को अर्पित कर सकती है, विदेशी राज्य को दे सकती है? एक्चुअली अनुच्छेद 3 के संबंध में, जिसके बारे में आप देखा भी कि अनुच्छेद 3 क्या है, भागी को मैंने आपको बताया उसको। अनुच्छेद 3 के संबंध में 1960 में एक संवैधानिक प्रश्न खड़ा हुआ। 1960 में प्रश्न ये था कि क्या भारतीय संसद के पास या भारतीय संसद में इस प्रकार की पावर है, इस प्रकार की शक्ति है कि वो अनुच्छेद 3 के तहत भारतीय भूभाग के किसी हिस्से को किसी विदेशी राज्य को अर्पित कर सकती है? भाई, विधि बनाने की शक्ति संसद के पास है। संसद विधि बना के ही काम करती है। संसद विधि बना के ही राज्यों को एक्वायर करती है, राज्यों का क्षेत्रों का एक्वायर करती है, उसका अधिग्रहण करती है। तो क्या उसी प्रकार संसद में ये शक्ति निहित है कि वो कानून बनाकर, वो विधि बनाकर भारतीय भूभाग के किसी हिस्से को क्या किसी विदेशी राज्य को वो सीड कर सकती है, वो उसे अर्पित कर सकती है, उसे दे सकती है? ये प्रश्न उठा था 1960 में। एक्चुअली इस प्रश्न का संबंध भारत और पाकिस्तान के बीच उस समझौते से है जिसे 1958 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता किया गया। समझौता इसलिए किया गया था ताकि दोनों देशों की जो सीमा रेखाओं को लेकर विवाद है, उस विवाद को निपटाया जा सके। 1958 में भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा संबंधी विवादों को समाप्त करने के लिए, सीमा संबंधी विवादों को निपटाने के लिए 1958 में एक समझौता किया गया भारत और पाकिस्तान के बीच, ताकि उनके बीच जो सीमा रेखाओं को लेकर डिस्प्यूट है, बाउंड्री को लेकर डिस्प्यूट है, उस डिस्प्यूट को समाप्त किया जा सके। समझौता के पश्चात जो है, असल में बेरुबारी संघ का नाम आपने सुना होगा। बेरुबारी संघ, बेरुबारी संघ क्या है? ये पश्चिमी बंगाल, हमारा जो भारतीय यूनियन का एक राज्य है, पश्चिम बंगाल का ये एक क्षेत्र था, 9 वर्ग मील क्षेत्र था। ये 9 वर्ग मील का एक क्षेत्र है। ये यहां की आबादी जो थी, आबादी मतलब पॉपुलेशन, जनसंख्या 12,000 थी। इस बेरुबारी संघ को पाकिस्तान को दिया जाना था तथा कूच बिहार, कूच बिहार पश्चिम बंगाल का जो दक्षिणी हिस्सा है उसी के एक जिला है। तो कूच बिहार के कुछ क्षेत्रों की पाकिस्तान के साथ अदला बदली की जानी थी। असल में ये बात 1960 की है। 1971 में तो जो बांग्लादेश बना, ये पहले पूर्वी पाकिस्तान था। तो उसी पूर्वी पाकिस्तान के साथ ये बातें हो रही थी कि बेरुबारी संघ को पाकिस्तान, मतलब पूर्वी पाकिस्तान जो वर्तमान बांग्लादेश है, उसे देना था, या कूच बिहार जो पश्चिम बंगाल के दक्षिणी हिस्से का जिला है, इसके कुछ क्षेत्रों की अदला बदली की जानी थी ताकि दोनों देशों की सीमा रेखाओं को तर्कसंगत बनाया जा सके, व्यवहारिक बनाया जा सके। जिसको कि डिस्प्यूट हो रहा था, उस डिस्प्यूट को समाप्त किया जा सके। असल में सीमा रेखाएं जितनी सीधी और सपाट होती हैं, डिस्प्यूट होने की संभावना उतनी कम हो जाती है। असल में अगर सीमा रेखाएं कुछ इस तरह से हों तो दिक्कत होगी। कारण है, अगर इधर भारत है मान लीजिए और इधर पाकिस्तान है, यहां तक पाकिस्तान आया हुआ है,
इधर यहां तक भारत आया हुआ है, तो दोनों देशों को इन पॉइंट पर अपनी सिक्योरिटी अरेंज करनी पड़ेगी। क्योंकि यहां पर भारत की सेना होगी, यहां पाकिस्तान की सेना होगी, तो जाहिर सी बात है डिस्प्यूट संभावना ज्यादा होगी। अगर सीमा रेखा कुछ मतलब इस तरह से सीधी सपाट हो जाए तो एकदम बात क्लियर है, इधर भारत इधर पाकिस्तान है, दोनों का अपना अपना हिसाब किताब होगा। लेकिन जितने रेखाएं, जितने सीमा रेखा वो तुड़ी मुड़ी होंगी, दिक्कतें ज्यादा होंगी, वहां डिस्प्यूट ज्यादा पैदा होंगे। कुछ इसी तरह की स्थिति भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को थी। तो इसी सीमा रेखा को सीधी और सपाट बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए, तर्कसंगत बनाने के लिए यह समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 1958 में किया गया। और इस समझौते के तहत पेरुबारी संघ का जो 9 वर्ग मील का क्षेत्र था, जिसकी आबादी 12,000 थी, इसे भारत द्वारा पाकिस्तान को दिया जाना था। तथा जो पश्चिम बंगाल का दक्षिणी हिस्सा था, वहां जो डिस्ट्रिक्ट कूच बिहार था, उसके भी कुछ क्षेत्रों का अदला बदली करनी थी, ताकि इस अदला बदली के द्वारा सीमा रेखाएं कुछ इस स्वरूप में लाई जा सके और डिस्प्यूट कम से कम हो, डिस्प्यूट समाप्त हो सके। जैसे ही भारत सरकार ने इस समझौते को कार्यान्वित करने की दिशा में आगे बढ़ा, सरकार इस समझौते को कार्यान्वित करने के लिए कार्रवाई आरंभ की। इस कार्रवाई के विरुद्ध भारत की जनता में एक बड़ा असंतोष उत्पन्न हुआ और उस असंतोष की परिणति एक सशक्त जन आंदोलन के रूप में व्यक्त हुई। स्थिति की भयावहता को देखते हुए, गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय को सौंपने की बात कही कि इस इशू पर कि बेरुबारी संघ को पाकिस्तान को सौंपना है, इस पर सर्वोच्च न्यायालय की क्या राय हो सकती है। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद है 143। अगर आप सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जानते हो तो भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के बारे में प्रावधान किया गया है। इसी के बीच अनुच्छेद 143 का मतलब है कि यह सर्वोच्च न्यायालय के बारे में प्रावधान है 143 में। अगर आपसे भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से या वर्तमान में जो 450 अनुच्छेद है, इसमें से कहा जाए कि 40 या 35 सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद, तो उसमें एक अनुच्छेद ये भी आता है, ये इसकी महत्ता है इस अनुच्छेद की। इतना इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, ये इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, उसमें से ये भी एक है। अनुच्छेद 143 में सर्वोच्च न्यायालय की परामर्शी शक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के एडवाइजरी पावर के बारे में प्रावधान किया गया है। और इसमें कहा गया 143 में कि यदि राष्ट्रपति के समक्ष कोई विधि व तथ्य का प्रश्न उपस्थित हो जाए, कोई विधि व तथ्य का सारवान प्रश्न उपस्थित हो जाए, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ अगर राष्ट्रपति के समक्ष इस समय आ जाए, मतलब कोई ऐसा सवाल जिसमें विधिक बात नहीं हो, जिस पर राष्ट्रपति अपनी राय नहीं बना पा रहा है, जिस पर राष्ट्रपति अपनी समझ नहीं बना पा रहा है, तो राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि राष्ट्रपति उस प्रश्न पर अपनी समझ बनाने के लिए अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय पर राय मांग ले। क्योंकि आप जानते हैं भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र का मतलब होता है लोकतंत्रात्मक प्रणाली में किसी भी नागरिक को राज्य व्यवस्था के सबसे बड़े पद पर जाने के लिए अहर्ह माना गया है। इसलिए राष्ट्रपति पद के लिए कोई एकेडमिक एलिजिबिलिटी निर्धारित नहीं की गई है। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, बस वो भारत का नागरिक हो। तो जाहिर सी बात है कि जब ये बात कही गई कोई भी व्यक्ति बन सकता है, तो ऐसे भी व्यक्ति जो पढ़े लिखे, जो कम पढ़े लिखे होंगे, कानूनों की समझ तो पढ़े लिखों में कम होती है, जो पढ़े लिखे ही ना हो इस पद पर जा सकते हैं, तो वो कानून को कहां समझ पाएंगे। तो इसीलिए प्रावधान कर दिया गया कि कोई भी व्यक्ति जाए इस पद पर, लेकिन अगर उसके समक्ष इस तरह के किसी विधि या तथ्य का प्रश्न उपस्थित होता है तो ठीक है, अगर वो समझ नहीं बना पा रहा है तो उन लोगों से उस पर राय मांग ले जहां पर विधि विशेषज्ञ ही बैठे हुए हैं। वही सर्वोच्च न्यायालय में कौन लोग हैं?
जो विद्वेता लोग हैं, न्यायाधीश लोग ही बैठे हुए हैं, जो कानून के समझदार लोग बैठे हुए हैं। तो 143 के माध्यम से राष्ट्रपति को सुविधा प्रदान की गई कि उसके समक्ष अगर कोई विधि और तथ्य का सारवान प्रश्न उपस्थित होता है, जिस पर वो अपनी समझ नहीं बना पा रहा है, जिस पर अपनी राय नहीं बना पा रहा है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय से राय मांग ले। ये कहा गया 43 में। हालांकि यहीं पर इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ऐसे प्रश्न पर राय देने के लिए बाध्य नहीं है। और दूसरी बात भी स्पष्ट किया गया है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय ने राय दे दी है तो वो राय राष्ट्रपति पर भी बाध्यकारी नहीं है, राष्ट्रपति भी उस राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन सुविधा दी गई है। तो इसी सुविधा का लाभ लेते हुए जब ये एक सशक्त जन आंदोलन मतलब सड़कों पर आ गया, बेरूबारी संघ को पाकिस्तान के दिए जाने के विरुद्ध में, असल में कारण ये था कि जो 9 वर्ग मील क्षेत्र था, इसकी आबादी 12,000 लगभग थी, इसमें ये लोग कहां जा रहे थे? पाकिस्तान जा रहे थे। इन्हें पाकिस्तान इस क्षेत्र में जा रहा, इस क्षेत्र में रहने वाले लोग भी पाकिस्तान के हो जाएंगे। तो इनके परिजन जो यहाँ थे उन्हें चीज नागवार गुजर रही थी, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए ये आंदोलन आरंभ किया गया। तो 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के प्रश्न भेजा गया कि भाई ये बताइए कि बेरूबारी संघ को अगर पाकिस्तान को सौंपा जा रहा है तो इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय से 2 सवाल पूछे गए, 2 प्रश्नों पर उसकी राय जानी गई। पहला सवाल ये किया गया कि बेरूबारी संघ को पाकिस्तान को सौंपने के लिए किसी वैधानिक कार्यवाही की आवश्यकता है, मतलब कानून बना कैसा किया जाए, या किसी संवैधानिक कार्यवाही की आवश्यकता है, संविधान में ही इस बात का उल्लेख किया गया हो, उसके आधार पर किया जाए, या कार्यपालिका की शक्ति इसके लिए पर्याप्त है, मतलब कानून बनाया जाए या संविधान की सहायता ली जाए, या कार्यपालिका की शक्ति का मतलब है कि राष्ट्रपति का आदेश निकालकर क्या ऐसा कर सकता है, राष्ट्रपति के पास क्या ये शक्ति है। पहला सवाल पूछा गया। दूसरा सवाल कहा गया कि यदि इसके लिए किसी वैधानिक कार्यवाही की जरूरत है या संवैधानिक कार्यवाही की जरूरत है, कि दोनों प्रक्रियाओं की जरूरत है, इस पर सर्वोच्च न्यायालय अपनी राय स्पष्ट करे। 2 सवाल पूछे गए। पहला सवाल क्या था कि बेरूबारी संघ को पाकिस्तान को सौंपने के लिए किसी वैधानिक या संवैधानिक कार्यवाही की जरूरत है या कार्यपालिका की शक्ति इसके लिए पर्याप्त है, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि यदि वैधानिक या संवैधानिक कार्यवाही की जरूरत है तो इसके लिए अनुच्छेद 3 पर्याप्त है या अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जाना जरूरी है, अथवा दोनों प्रक्रियाएं अपनाना जरूरी है। ये 2 सवाल सर्वोच्च न्यायालय से पूछे गए अनुच्छेद 143 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय ने इन दोनों सवालों पर गंभीरता पूर्वक विचार विमर्श करते हुए अपना जो दृष्टिकोण स्पष्ट किया, इस पर जो उसने निर्णय प्रतिपादित किया, तो उसने कहा कि बेरूबारी संघ को भारत में पाकिस्तान को सौंपने के लिए इसके लिए अनुच्छेद 3 सक्षम नहीं है। सर, अगर सवाल पूछा गया था कि क्या 3 के तहत ऐसा किया जा सकता है, तो इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी राय स्पष्ट की कि इसके लिए 3 बिल्कुल सक्षम नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 का संबंध भारत राज्य के अंतर्गत जो उसके आंतरिक राज्य क्षेत्र हैं उनके पुनर्संयोजन से संबंधित है, इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन से संबंध है अनुच्छेद 3 का। अनुच्छेद 3 के तहत भारत के अंतर्गत जो राज्य है, जिसके 28 राज्य हैं या संघ शासित प्रदेश जो हैं, उनको कैसे एडजस्ट करें, उनसे कैसा नया राज्य बनाए, उनकी सीमाओं में परिवर्तन करें, उनके नाम में परिवर्तन करें, उनके क्षेत्र को बढ़ाए घटाए, ये पावर 3 देता है। अनुच्छेद 3 भारतीय संसद को भारतीय भूभाग के किसी हिस्से को किसी विदेशी राज्य को अर्पित करने की शक्ति नहीं देता है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी राय देते हुए यह स्पष्ट किया। दूसरी बात उसने कहा कि अगर बेरूबारी संघ को पाकिस्तान को सौंपना है तो इसलिए 3 कतई सक्षम नहीं है, 3 कतई इस प्रकार का अधिकार नहीं देता। अगर ये काम करना है तो अनुच्छेद, उसने कहा कि 2 तरीके इसके हैं। पहला क्या तरीका है, उसने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करते हुए बेरूबारी को भारतीय भूभाग से डिलीट कर दीजिए।
संविधान में संशोधन करिए कि भाई ठीक है, हमारा इस चीज से कोई मतलब नहीं है, संविधान हमारा, हम संविधान में संशोधन करके इस बात का प्रावधान कर देते हैं, बेरोजगारी हमारा नहीं है। फिर बेरोजगारी चाहे जहां जाए, वो पाकिस्तान ले जाए, जो ले जाए, हमारा नहीं है वो। तो इस तरह से बेरोजगारी पाकिस्तान को दिया जा सकता है। तो पहला तरीका ये है। पहला तरीका उसने कहा कि 368 के तहत संविधान में संशोधन करते हुए बेरोजगारी संघ को ही भारतीय राज्य से हटा दिया जाए, यह संभव है। दूसरी चीज उसने कहा, या तो 368 के तहत संविधान संशोधन करते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में इस बात को लिख दिया जाए, इस बात को लिख दिया जाए कि अनुच्छेद 3 के तहत भी पार्लियामेंट को यह पावर है कि वो भारतीय भूभाग के किसी हिस्से को किसी विदेशी राज्य को दे सकती है। तब तो अनुच्छेद 3 के तहत यह काम इसी तरह से बेरोजगारी संघ को पाकिस्तान को दिया जा सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बात जो स्पष्ट की, उसने कहा कि अभी तक की जो स्थिति है, अभी तक अनुच्छेद 3 की जो स्थिति है, तो 3 के तहत संसद को शक्ति नहीं है कि वो भारतीय भूभाग के किसी हिस्से को किसी विदेशी राज्य को अर्पित कर सके। अगर उसे करना है बेरोजगारी संघ को पाकिस्तान को देना, तो दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका क्या कि 368 के तहत संविधान में संशोधन करते हुए बेरोजगारी संघ को भारतीय संघ से हटा दीजिए, भारत राज्य से हटा दीजिए, ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका हो सकता है कि 368 के तहत संविधान में संशोधन करते हुए अनुच्छेद 3 में इस बात का उल्लेख कर दिया जाए कि भाई 3 इसके लिए सक्षम है कि भारतीय भूभाग का कोई हिस्सा संसद जो है अनुच्छेद 3 से शक्ति ग्रहण करते हुए किसी विदेशी राज्य को दे सकती है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए इस राय के मुताबिक नवा संविधान संशोधन नौवां संविधान संशोधन 1960 में करते हुए बेरोजगारी मामले का निस्तारण किया गया, जैसा कि राय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था। तो इस सारी प्रक्रिया को देखकर इस प्रश्न का उत्तर शायद आपको मिल पाया होगा कि क्या संसद भारतीय भूभाग के किसी हिस्से को किसी विदेशी राज्य को अर्पित कर सकती है। तो इस प्रक्रिया को देख के ये आप मतलब निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी भी संप्रभु राज्य की पार्लियामेंट में दोनों प्रकार की पावर होती है कि वो किसी विदेशी भूभाग के हिस्से को एक्वायर कर सकता है, उसका अधिग्रहण कर सकता है, उसे ले सकता है, या अपने भूभाग के किसी भी हिस्से को किसी विदेशी राज्य को मतलब अर्पित कर सकता है। ये पावर संसद में है, क्योंकि संविधान में संशोधन करने की शक्ति तो अंततः किसमें? संसद में निहित है। संसद संशोधन करके कह रही है कि भाई इसको हम 3 में लिख करके बात कर सकते हैं, या संशोधन करके हम उस क्षेत्र को भारतीय भूभाग से डिलीट करके भारतीय भूभाग से हटा करके ये प्रावधान कर सकते हैं। तो किसी भी संप्रभु राज्य की पार्लियामेंट में ये दोनों प्रकार की शक्तियां निहित होती हैं कि वो विदेशी राज्य को का मतलब अर्जन भी कर सकता है और अपने भूभाग का अर्पण भी कर सकता है, वो किसी विदेशी राज्य को दे भी सकता है।